वेरी गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को और सभी भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मेरा गुड मॉर्निंग और मेरे तरफ से आदर और आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। और आप आज अपनी बात शुरू करने से पहले आ, ये आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपको मेरी तरफ से आदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं आज के पॉइंट पे, जो कि बहुत मैं कहना चाहता था और आप सबसे जो है जिसको मैं डिस्कस कर रहा था पिछले बार, उसी बात को आगे आज ले आते हैं और उसी बात को आगे आगे थोड़ा सा जो है उसको समझाने की कोशिश करते हैं आपसे, ठीक है। तो वो इस प्रकार है कि देखिए, और मैं अभी क्योंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो अभी एक्चुअली जो है मैं जो है एक्चुअली अभी भारत में इलेक्शन चल रहा है। आप जानते हैं डेमोक्रेसी में इट इज द विल ऑफ द पीपल, इट इज द विल ऑफ द पीपल एंड व्हेन इट एंड अल्टीमेटली इट इज द मेजोरिटी ऑफ द पीपल विच डिसाइड योर फेट, ठीक है। तो लोगों का जो मत है और लोगों का जो मत है और मतदान में जो बहुमत है, वो ही आपका आपका फेट डिसाइड करता है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पटेल जी का कॉम्बिनेशन हो, जो कांग्रेस वो ब्रिटिश जब थे उन्होंने पावर का ट्रांसफर हैंड ओवर किया था, फिर नेहरू जी बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा जी आई, फिर इमरजेंसी लगा जो कि बहुत बड़ा एक सेटबैक था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। फिर मोरारजी देसाई जी आते, जनता पार्टी, फिर इंदिरा जी आती, फिर राजीव गांधी जी को मिलते इंदिरा जी के डेथ पे के मर्डर एसेसिनेशन के कारण। फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं। फिर जो है वीपी सिंह के बाद आपका जो है उस 90s का बड़ा ड्रामेटिक टिकट था। फिर आपका पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है, कांग्रेस को सिंपैथी वोट मिलता है, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस हाईएस्ट पार्टी की तरह इमर्ज करती। फिर देवे गौड़ा साहब, आई के गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो ये एक्सेप्ट इंदिरा गांधी जी के 2.5 साल 75 to 77 इंडिया में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ही नहीं है। अब लोग कहेंगे फ्रॉड डेमोक्रेसी, हिपोक्रेट, ऐसे धोखेबाज डेमोक्रेसी लोग कह रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर जो है हर समय इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ही इंडिया में रही हैं फ्रॉम एक्सेप्ट 2 साल 2.5 साल, सॉरी 18 महीने, फ्रॉम 1975 टू 77, जो कि इंदिरा गांधी जी का आपका वो था, इमरजेंसी का पीरियड था, ठीक है। जिसमें नॉर्मलसी ऑफ ह्यूमन राइट्स है, नॉर्मलसी ऑफ ह्यूमन नॉर्मल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, उसको डिसबैन या उसको डाइल्यूट या उसको इन अनइफेक्ट मींस द नॉर्मल डेमोक्रेसी है इज बीन हैज टू बी इज रिप्लेस्ड बाय इमरजेंसी पावर। इसी को इमरजेंसी आपातकाल कहते हैं, ठीक है। वो बात हुई, लेकिन अब आते हैं इस पे जो मैं लास्ट टाइम कह रहा था, थोड़ा ये था। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप भारत को देखते हैं तो ये वर्ड मैं यूज कहता हूँ क्योंकि आपकी जो आर्मी है इंडिया की, आई है ब्रिटिश इंडियन आर्मी से। जैसे आपका मैड्रास रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, आसाम राइफल, बंगाली रेजिमेंट भी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फिर आपका बिहार रेजिमेंट, फिर आपका सारे ये जो रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, और आपका जो है राजपुताना रेजिमेंट है, आपका मराठा राइफल्स का हमने नाम लिया, ये सारे जो है ये ब्रिटिश इंडिया की, इसको रेजिमेंट इसी से ही आर्मी बनी इंडिया की। और इंडिया बहुत ही दर्दनाक पार्टीशन है, बंटवारा हुआ, 25 लाख 30 लाख लोग, 1.5 करोड़ पीपल ने अपना इधर से उधर, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुई इतनी, और फिर इतने लाख लोग जो है मारे गए। एस्टिमेट मोर देन इट इज काउंटलेस। ऐसा भयानक दर्दनाक आपका बंटवारा हुआ भारतवर्ष का, ठीक है। ये तो एक समस्या थी। दूसरी समस्या जो मैं कहना चाहता हूं, और दूसरा जो मैं बात बताना चाहता हूँ, फिर तुरंत ही इतनी इतनी ज़्यादा कठोर एक व्यवहार आ गया था भारत में, तो तुरंत जो है कश्मीर पे हमला हो गया और महाराजा ऑफ कश्मीर में ने साइन कर दिया ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। फिर भारत की आर्मी गई और पाकिस्तान की आर्मी, और डेडलॉक हुआ। और फिर नेहरू जी यूएन गए। यूएन को एक कहिए एक थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, या एक जज की तरह लाया गया कश्मीर पे, और उसमें जो है तब यूएन ने सब रोक दिया और रेजोल्यूशन आया कि पहले पाकिस्तान की फौज पीछे हटेगी, फिर इंडिया की मिनिमल आर्मी रहेगी, तब प्लेबेसाइट होगा या वहां पर एक वोटिंग होगी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पीछे हटी नहीं है, दूसरी बार शिमला एग्रीमेंट में ये बायलैटराइज हो गया, भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच की 2 पार्टीज करेंगे, लाइन ऑफ सीज फायर को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया, ठीक है। ये जो है पूरा है मैथमेटिक्स कश्मीर का, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरे क्षेत्र में आते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था आपका कि जो संजीव सान्याल जी ने कहा, उसी बात पे उस पे आता हूँ, और फिर आता हूँ कि उन्होंने कहा कि वाई सो मच, उन्होंने कहा, उन्होंने एक यूपीएससी का नाम लिया, और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए बात ये बात तो संजीव जी कह रहे हैं, संजीव सान्याल जी, उसमें बहुत तथ्य है।
भारत की इकोनॉमी जो है, शायद हमने 1974 में एटॉमिक वेपन कर लिया, ये जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, परमाणु शक्ति, फिर आपका आता है ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसरो, ये सब कर लिया, लेकिन इकोनॉमिकली हम कभी भी जो है पहले तो इतनी बड़ी 160 करोड़ की जनसंख्या, इसको ही हैंडल कर पाना, फिर इकोनॉमिकली, और जब भारत में हर पार्ट में, साउथ में आपका जब ये लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, जिसका प्रभाव इंडिया पे पड़ रहा था, फिर आपका जब हुआ आसाम, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन, कश्मीर में आप जानते ही हैं पाकिस्तान 1000 साल की लड़ाई लड़ रहा है, और आसाम में जब आसाम अकॉर्ड हुआ, तो भारत में अंदरूनी इतनी ज़्यादा समस्याएं थी। तो और फिर तो इसको जो है, अगर आप 1980s और 70s को देखें, तो उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते, तो 2% ग्रोथ था, और इन्फ्लेशन जो महंगाई का रेट है वो करीब करीब 20% से ऊपर कई बार हुआ है। मगर अगर आप 60s 70s 80s के दशक को देखें, ठीक है, तो 91 में करीब करीब इंडिया की इकोनॉमी एक दलदल में डूब रही थी, मतलब इट वाज जस्ट इट वाज गोइंग डाउन। तभी ये बिल आया, ऐतिहासिक बिल, जिसमें 91 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीन शब्द है। ये तीन शब्द इंडियन इकोनॉमी के लिए कह लीजिए कि अमृत वाक्य है, कह लीजिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन तीन शब्दों ने इंडियन इकोनॉमी को बदल दिया। और अगर आप सही मायनों में देखें, तो उस समय जब सोना गिरवी रखना गया था, सोने गोल्ड को मॉर्टगेज किया गया था, उसके बाद जब पहली बार हुआ, तो जो है ये 91 से 96 का जो पीरियड था, पीवी नरसिम्हा राव जी का टाइम, ये पहला पीरियड था जब इंडिया की इकोनॉमी राइज होना शुरू हुई। फिर जैसे कोरोना का वक्त था 1.5 साल, या जब अटल जी ने परमाणु विस्फोट किया 98 में, तो थोड़ा तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई। लेकिन अगर 91 से 2024 23 ईयर्स को देखें हम, 23 ईयर्स, तो इसमें क्योंकि मेजोरिटी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट रही है, ठीक है, इसमें 50 से 17 ईयर्स आपकी नॉन बीजेपी, और अटल जी और मोदी जी को मिला के बीजेपी गवर्नमेंट। हाँ, तो इतने सालों को अगर हम देखें 91 टू 2024, तो इतने अगर हम ईयर्स को मैं स्टडी करूं, तो फिर इसमें जो है 2-3 साल से कोरोना, एटॉमिक पावर, तो 33 में 30 ईयर्स हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, राइज हुआ है। जैसे होता है ना कि आप जैसे नंबर की बात, टेस्ट मैच होता था पहले 1960s में, तो उसमें 2 रन पर ओवर के एवरेज से बैटिंग होती थी, ठीक है। वनडे आया, तो वनडे में समझ में आया कि इतनी 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 जो है इतनी इतनी जो है कम इतनी जो कम क्या कहते हैं उसको, कम रेट के साथ अगर हम बैटिंग करेंगे, हम हार जाएंगे। तो वनडे में पहली बार जब ये आया, आपका 1987 87 90, ये सब समय आया, तो फिर बैटिंग एवरेज आपका उठता गया, और वनडे क्रिकेट में आपकी 5 की, पहले 250 होता था, अब तो जो बैटिंग देख रहे हैं 350 या 350 रन भी अब बहुत चेजेबल है। और 2020 आप खेलते हैं, तो 20 ओवर में 200 रन चाहिए आपको इंडिया में एटलीस्ट सेफ होने के लिए, एटलीस्ट, ठीक है। तो उसी प्रकार से रेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो उसी प्रकार से जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तब से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती रही है। कोरोना का वक्त छोड़ दीजिए, एटॉमिक सैंक्शन का वक्त छोड़ दीजिए, लेकिन इकोनॉमी बढ़ती है। और अगर एक मोटा मोटी देखें, पिछले अगर हम 7-8 साल को देखें नरेंद्र मोदी जी के, तो 7.5% से लेके 7.5% के आसपास का ग्रोथ रेट आपका रहा है। तो जो 70s में आपका तो 2% हिंदू ग्रोथ रेट था, तो अब ये मोदी जी को हिंदुत्वा गवर्नमेंट कहते हैं, हिंदुत्वा ग्रोथ रेट है 7.5%, हिंदू ग्रोथ रेट है 2%। ये तो ये जो मैं कह रहा हूँ जी 91 से चेंज हुआ, तो इसमें जो एक्चुअली अगर सही मायनों में देखें, तो सोवियत रशिया जैसा महान देश, जिसने कि इंडिया का हर समय साथ दिया, वो ब्रेकअप, वो टूट गया, ठीक है। सोवियत रशिया का टूटने का मतलब था कि तब इंडिया को समझ में आया कि सिर्फ सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म इज नीडेड, सोशल वेलफेयरिज्म या सोशल वेलफेयर इज नीडेड इन अ सोसाइटी, बट फॉर सोशल वेलफेयर यू नीड कैपिटल, एंड कैपिटल कम्स थ्रू कैपिटलिज्म। मतलब सोशलिज्म, सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो सारे सरकार, मोदी जी कह रहे हैं, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, ये सारे सरकार जो ये जो पॉलिसीज बनाते हैं, मोदी जी का एग्जांपल ले लीजिए कि घर उज्ज्वला गैस योजना, घर बनाओ योजना, तो इन सबको सोशल वेलफेयर का जो मोदी जी जो जो ये कर रहे हैं, इसके लिए जो मनी आता है, ये कैपिटलिस्टिक मार्केट से आता है, ठीक है। तो इंडिया की जो पूरी, क्योंकि आप अगर देखिए, मैं छोटा एग्जांपल, जब ब्रिटिश इंडिया पर रूल करते थे, ब्रिटिश अमेरिका, ब्रिटिश इंडिया कहते थे, तो लंदन था वर्ल्ड के पूरे पावर का सेंटर। लेकिन जैसे ही 45 में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान पे न्यूक्लियर बम को ड्रॉप किया, ठीक है, तो फिर ये चेंज हुआ। और आपका जो है 47 के बाद जो वर्ल्ड बना, यूएनओ बना था, थोड़ा यूएन, कश्मीर का मामला यूएन में है, ठीक था पहले, ठीक है। तो वर्ल्ड का पावर सेंटर जो है वो लंदन से हटके थोड़ा सा न्यूयॉर्क चला गया, क्योंकि एटॉमिक पावर पहला अमेरिका ने बनाया, ठीक है।
और यूरोप को देखिए, अमेरिका तो आप देखते हैं, अमेरिका मैप, यूरोप में एक तो यूरोप था, एक रशिया बहुत बड़ी ताकत थी, यानी हिटलर को हराने के लिए भी सबसे बड़ा रोल रशिया ने प्ले किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसको भी मान्यता दी थी रशिया ने, सोवियत यूनियन कहते थे। तो इसी के लिए जो है आपका अमेरिका, तो जो यूरोप थी, इंग्लैंड, नेदरलैंड और क्या नाम है, पोलैंड को भी आप उसमें ले लीजिए, और ये जो छोटे छोटे कंट्रीज है यूरोप के, साइज में छोटे नहीं है, साइज फ्रांस, ये ये सब का एक तरह से कहिए पावर बैलेंस में रशिया से इनका ये होता। रशिया बहुत बड़ा था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत सोवियत रशिया कहते थे, इंडिया का बड़ा भाई की तरह था, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइनमेंट रखा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान कुछ हद तक, क्योंकि उसका जो टू नेशन थ्योरी का जो उसका बेसिस था, तो पाकिस्तान एंटी एंटी कम्युनिस्ट के तरह पाकिस्तान को वेस्ट ने सोचा, मतलब वेस्ट ने पाकिस्तान को सोचा कि एंटी कम्युनिस्ट को रोकने के लिए अगर एशिया में हमें कोई पावर चाहिए तो वो है पाकिस्तान। तो इसीलिए जो है तो बाय डिफॉल्ट अमेरिका के सारे मिलिट्री पैक्ट जो हुए उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी था जो ब्रिटिश और अमेरिका ने मिलिट्री पैक्ट की। तो इंडिया नॉन अलाइनमेंट था शुरू से इंडिया का, कि हम अपने जो है डेवलपमेंट, एजुकेशन, अपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम चाहे किसी से भी हेल्प ले, हम अमेरिका से भी, लंदन से भी और रशिया से भी। लेकिन क्योंकि कम्युनिस्ट जो कुछ हद तक सोशलिस्ट इंडिया, कम्युनिस्ट चाइना और रशिया भी, सोवियत रशिया, इन सबको, या स्पेशली सोवियत रशिया को जो काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को जो पाकिस्तान का जो पोजीशन था, जिसको यूएसए और यूके ने, वेस्ट ने जिसको कि ऑब्जर्व किया, तो इंडिया को बाय डिफॉल्ट एक दूसरे पोल से हेल्प लेना पड़ा, पोलर एंटिटी से उसको, कि हम सोवियत रशिया कहते हैं। तो इंडिया का बाय डिफॉल्ट, इंडिया का सोवियत रशिया से इतना हो गया, इतना अच्छा संबंध हो गया, ठीक है। ये आप, मैं उसको और बताऊंगा, लेकिन आज अभी तक इसको सीमित रखते जो मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के, तो जो आपका जो फिर जो है तो यूरोप में अगर आप देखें, यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में एक शांति थी, मतलब यूरोप में जो वॉर ना होने का एक बहुत बड़ा कारण था कि बहुत इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, फ्रांस, इन सब का न्यूक्लियर पावर आ गई, ठीक है। तो अमेरिका, तो सोवियत रशिया को काउंटर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका प्लस यूरोप, इसने बनाया नेटो, और ये सबसे बड़ी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसका कारण ये कि सोवियत कह रहा है कि हम नेटो को यूक्रेन में नहीं घुसेंगे, यूक्रेन का बॉर्डर सोवियत से मिलता है, ठीक है। अब ये हो गई पूरी कहानी। तो जब ये हुआ तो अमेरिका की जो फंडामेंटल थ्योरी थी कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद कहते हैं, एक है साम्यवाद है, जिसको साम्यवाद कहते हैं, कम्युनिज्म प्लस सोशलिज्म के लिए साम्यवाद, जो कि रशिया का था, चाइना में बहुत हद तक, इंडिया ने सोशलिज्म को अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। अमेरिका इन जनरल, अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये थे, तो जब सोवियत का ब्रेकअप हो गया तो फिर इंडिया को मजबूरी में अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर अमेरिका के तरफ जाना पड़ा, और इंडिया में कंप्लीट ये तीन सब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस 91 के इस पार्लियामेंट्री डिसीजन ने, पार्लियामेंट्री बिल ने, ये पार्लियामेंट्री बजट का जो डिसीजन था फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, उसने भारत के भाग्य को चेंज कर दिया। और आप जो इतने बड़े बड़े कंपनीज देखते हैं, चाहे आईटी हो, चाहे कॉर्पोरेट हाउसेस हो, चाहे वो आपका सेल्स एंड प्रोडक्ट हो, जो विदेशी कंपनी खुलती इंडिया में, जिसका मैन्युफैक्चरिंग हेडक्वार्टर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और आप जो देखते हैं सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, जसकरण सिंह और क्या नाम है, पराग अग्रवाल, इतने सारे जो सीईओ है हमारे उसके वहां पर, तो इसका कारण यही, तो मेरे हिसाब से इसका कारण था ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। अब सब लोग को यूपीएससी नहीं बनना, सही आईएएस ऑफिसर नहीं बनना, जो हम लोग के जमाने में हम लोग बच्चे सुनते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और क्या नाम था, रविन्द्रनाथ के पहले भाई, बड़े भाई, और फिर आपके जो है मुरारजी देसाई, अरविंद केजरीवाल और आपका कांशीराम, ये सब सिविल, मतलब बहुत बड़े बड़े लीडर जो सिविल सर्विस से आए थे इंडिया में। तो सिविल सर्विस, और तो आर्मी, फौज की बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसके बाद इंडियन आर्मी, तो ये फौज और सिविल सर्विस जो बहुत पावरफुल जो चीजें हैं, इसमें अब लोग उसके 91 का ही इम्पैक्ट है कि अब आप देखते हैं कि इतने लोग फॉरेन कंपनी के है, आपका जो है गूगल है, गूगल के हेड थे सुंदर पिचाई जी, और आपका ये नाम क्या था, पराग अग्रवाल आपके ट्विटर के थे। ऐसे हजारों कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, फॉरेन, कैप जेमिनी, कॉग्निसेंट, डेलोलाइट, फॉर एग्जांपल में, उसमें इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेज भी हैं। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये जो है जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो युग का जो प्रभाव था, वो उसके कारण भारत का एक तरह से मानसिकता में परिवर्तन है। और ये
ये जो आप देखते हैं फॉरेन में इतने हमारे सीईओ, वो इसी 1991 के इकोनॉमिक चेंज का इम्पैक्ट है, ठीक है। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें अगर आपको डिटेल में ना बताई जाए तो उसका, मैं जैसे ना कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। वनडे क्रिकेट के लिए आपको समय चाहिए, ठीक है। तो तो कुछ चीज की एक जो भूमिका है वो समझना बहुत जरूरी है। अब जो संजीव सान्याल जी कहते हैं यूपीएससी और गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात की, तो और उन्होंने ये कहा कि जो एक बात उन्होंने कही कि जो इतने साल 6 से 7 लोग लगे रहते हैं, 32 साल जनरल का होता है, 37 साल आपका वो SC ST कम्युनिटी का होता है, उनके जनरल के 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के कुछ ज्यादा, SC ST के शायद अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है आपका यूपीएससी का, तो वो कह रहे थे कि इतने साल 8-10 साल यूपीएससी में लगाने के बाद आपका कुछ हुआ नहीं, फिर आप जब एक उससे निकल रहे हो बाहर, फिर आप बीटे आपका और किसी में आप क्योंकि आपने पढ़ाई यूपीएससी की और किस चीज में आप जाके करोगे, ये एक फंडामेंटल जो जिस बात की बात संजीव सान्याल जी कह रहे थे, वो उन्होंने उस बात की, उन्होंने कहा अच्छे डिप्लोमेट या अच्छे फॉरेन सर्वेंट्स या सिविल सर्वेंट होने चाहिए, लेकिन इतने कम सीटों के लिए इतने ज्यादा लोग लगे हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा डायकोटमी है, डिलेमा है भारत में। लेकिन देखिए, मैं संजीव सान्याल जी ने जो कहा, मैं उसमें उन्होंने बात की मैं बहुत रिस्पेक्ट किया, लेकिन मैं उसमें आज एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा यूपीएससी की बात की, सिविल सर्विस की बात की, और मैं एक चीज और जोड़ देता हूं आपको, रेलवे भी, मैं रेलवे को नहीं जोड़ूंगा, आर्मी की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। तो सिविल जैसे यूपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, ये स्टेट सिविल सर्विस है, यूपीएससी नेशनल लेवल का होता है, ठीक है। और आर्मी, तो देखिए मैं मानता हूं कि जो आर्मी है, आईएस पीसीएस इसको कहते हैं, स्टेट सिविल सर्विस। आईएस मतलब जो सेंट्रल लेवल से होता है, और पीसीएस मतलब जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहते हैं। आईएस पीसीएस है जो, फिर आपका जो फिर आपका आर्मी, रेलवे को भी इसलिए ले लो कि जब इंडिया का साथ चाइना का किसी देश का युद्ध होता है, तो रेलवे का सबसे बड़े, रेलवे से मास ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो बहुत बड़े बड़े हथियार ये सब रेलवे ट्रैक से बहुत जल्दी पहुंचाए जा सकते हैं, रेलवे में इतनी बड़ी रेलवे है। तो इसमें फिर इसमें थोड़ा एनटीपीसी को, ओएनजीसी को, कोल इंडिया और क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन सब को अगर जो बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर से मिला रहे, लेकिन प्राइमरली गवर्नमेंट का रोल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर है, बजाय कि और चीजों के। मोदी जी या किसी एक बड़े नेता ने कहा था कि इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, मतलब इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, ठीक है। इंडिया में हुआ ऐसा, ठीक है। तो मैं संजीव सान्याल जी को एक परामर्श या उनको एक कहना चाहूंगा कि आईएएस पीसीएस या आर्मी चलिए एक पैशन है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है, अब मैं मैटर के कोर पे आ रहा हूँ, एक बहुत बड़ी भूमिका आपको बना दी समझाने के लिए समय। तो जो आपका मेरा मानना है, और जो मैं संजीव सान्याल जी के उनके शब्दों के बाद मैं कह रहा हूँ, जो आपका फंडामेंटल प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से भारतवर्ष में 1991 के इकोनॉमिक चेंज के बाद, और जो भारत अब 7.5% की ग्रोथ रेट है भारत का, और वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी, हम जर्मनी और जापान को भी पार कर जाएंगे। फिर आता है 5 ट्रिलियन आता है इंडिया का, हो सकता है 16 ट्रिलियन है चाइना का, और 30+ है अमेरिका का। ये तीन ही इकोनॉमी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये शो के मेरा ये कहना है आज के समाज से कि, या जो संजीव सान्याल जी के बात को, उनको परामर्श है, उनके रेस्पेक्ट में मैं उनकी बात को जो मैं समझता हूँ कि देखिए, जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आईएएस पीसीएस है और आपका जो सिविल सर्विस है, बड़े बड़े एनटीपीसी, ये कुछ हद तक लीजिए, और आर्मी या आईएएस पीसीएस प्लस आर्मी है, ये एक पैशन है कि भाई हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बड़े से बड़ा गूगल का सीईओ भी हो सकता है, आर्मी में जाना चाहे, देश के लिए कुछ करना चाहिए, या उसमें, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट, लेकिन सबसे जो क्रिटिकल चीज है गवर्नमेंट सर्विस की, मतलब मैं कहता हूँ, मेरे सीनियर बहुत बहुत टॉपर लोग शायद गूगल में भी नौकरी पा जाते हैं, लेकिन यूपी में वो एक क्लर्क की स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी के लिए 4-4 साल से लगेगी। गवर्नमेंट सर्विस है, एक बार आपको मिल गई गवर्नमेंट सर्विस, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी, मतलब आप वर्क में इनएफिशिएंट भी हो तो आपको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस से आपका कोई बॉस या आपका कोई प्रोजेक्ट लीडर नहीं कह सकता योर परफॉर्मेंस इज नॉट। गवर्नमेंट सर्विस से टर्मिनेट होने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जुडिशियरी और कोर्ट के द्वारा हो सकता है, और भारत में 4 करोड़ केस पड़े हैं, तो गवर्नमेंट सर्विस से आपको कोई निकाल नहीं सकता, चाहे आप इनएफिशिएंट हो एफिशिएंट हो। ये एक फंडामेंटल फैक्टर। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट सर्विस का जो ये बात कह रहे थे अभी संजीव सान्याल जी, उससे ही बड़ी बात है, और ये स्पेशली मैं कह रहा हूँ 91 के जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, और मैं मेरी जो शब्दावली है अभी मेरा जो कहने का तात्पर्य है, कहने का अर्थ है, ये इस प्रकार से है कि जो है आपका जो जो
जो सामाजिक एक समझ है जो वो कह रहे थे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। अब देखिए जो गवर्नमेंट, अब आते हैं गवर्नमेंट सर्विस वर्सेस प्राइवेट सर्विस। अब इसको प्राइवेट ना कह के मैं कॉर्पोरेट वर्ड यूज करता हूँ, एक अच्छा शब्द है। प्राइवेट थोड़ा सा खराब लगने लगता है, वो प्राइवेट बेटवा प्राइवेटवा में नौकरी करत होगा, तो प्राइवेट नहीं कॉर्पोरेट वर्ड यूज करो। तो गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट, ठीक है। देखिए अब समझिए मैं एक कंपनी का नाम लो गूगल, ठीक है, एक कंपनी का टीसीएस, और एक देश, मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट है। टाटा टीसीएस के हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, हेड ऑफ द सीईओ, चीफ कंपनी के सीईओ है कह लीजिए, हेड ऑफ द कंपनी है। और जो है गूगल का कोई सीईओ है जैसे सुंदर पिचाई जी हैं, ठीक है। तो क्या फर्क है एक देश को चलाने में और एक आईटी कंपनी को, मैं आईटी फील्ड से इसलिए आईटी की बात। देखिए एक देश को चलाने के लिए ब्रूट पावर चाहिए। आपको आर्मी रखनी है देश की रक्षा के लिए, पुलिस रखनी है, और ये इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम और इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ये ब्रिटिश से आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो 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 इस जो ब्रिटिश रूल करते थे भारत को, मैं एक ऐड कर देता हूँ। ब्रिटिश कहते थे द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया, and until there is caste and religion there will be no India, and how can you combine a Punjabi, Tamil, Assamese और क्या नाम कहते हैं, मणिपुर, गुजरात तथा महाराष्ट्रियन, एंड आपका बंगाली एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर ऑल डिफरेंट पीपल। सो इंडिया इज नॉट अ नेशन, द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ नेशन, ठीक है। ये बात जो है ब्रिटिश में कहते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश का ये कॉन्सेप्ट था जिसको कि इंडियन पुलिस एक्ट कहते हैं, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट होता है, उसी में आकर आईपीएस आप सुनते हैं ना, आईएएस आईपीएस, तो इंडियन पुलिस एक्ट कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है आपका ये ब्रिटिश एम्पायर है, मतलब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश रूल कह लीजिए। और फिर आपका आता है ये इंडियन आर्मी, जो कि आज की भारत की आर्मी है, ठीक है। तो देखिए जो संजीव सान्याल जी कह रहे हैं उसके उसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए गवर्नमेंट सर्विस का जो, देखिए जैसे इंडिया को मैंने कहा 1991 के बाद तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे इंडिया की इकोनॉमी एकदम से राइज हुई, बूम कह सकते हैं, राइज कह सकते हैं। और पहले 5 साल 91 टू 96 पहले, फिर लगातार अगर 91 टू 2024 तक लगातार इंडिया की इकोनॉमी उठी है। मतलब 2% आपका ग्रोथ रेट था, वो 7.5% आज है करीब करीब। और एक कोरोना छोड़ दीजिए, अटल बिहारी जी का शायद इकोनॉमिक एटॉमिक एक्सपेरिमेंट छोड़ दीजिए, उसके सिवा हर समय ये इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है, ठीक है। तो जो मैं कहना चाहता हूं और जिस बात को मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो ये है कि जब गवर्नमेंट सर्विस की बात आती है तो पावर ओरिएंटेशन की बात आती है। गवर्नमेंट सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है वो है पावर ओरिएंटेशन। जैसे आर्मी आपकी एक्सट्रीम फोर्स है, आर्मी के पास जो है गन है, मिसाइल है, एटॉमिक पावर है। जो डिफेंस, इंडियन डिफेंस फोर्स एटॉमिक पावर है। आपके पास जो है सी के थ्रू, वाटर के थ्रू आप अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान पे, जैसे आप जानते हैं, या चाइना से अगर इंडिया का युद्ध हुआ, ठीक है। तो आर्मी इंडिया में अच्छा ही है कि आर्मी ने आज तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कभी भी उसको हटाया नहीं है, उसको ओवरथ्रो नहीं किया, जैसे पाकिस्तान में हुआ है या बहुत देशों में हुए हैं, अगर आप भारत या वर्ल्ड को देखें, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ आज तक, ठीक है। तो आर्मी जो है आपके जो आर्मी जो है पावर को, तो जब ब्रिटिश टाइम में इसको डिफेंस फोर्सेस कहते थे, तो उसी प्रकार से पुलिस फोर्स कहते थे। पुलिस का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस है, ठीक है, या पब्लिक सर्विस है, ठीक है। तो पुलिस फोर्स कहते थे, उसको कहते थे डिफेंस फोर्सेस। तो जैसे जैसे इंडिया की कंपनी का नाम टीसीएस नाम ले लिया, समझ लीजिए मैंने, या समझ लीजिए मैंने विप्रो ले लिया, या टेक महिंद्रा ले लिया, जो इंडिया की एचसीएल ले लीजिए, या समझ एचपी, जो भी इंडिया की कंपनीज है, आईटी प्लस कॉर्पोरेट कंपनीज है, और जो विदेशी कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट या गूगल। तो ये जो सारी कंपनीज है, इनका जो फंडामेंटल काम है, या इनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनका फंडामेंटल काम है अपने अपने ऑफिस में जाके अपने जॉब को करना, या अपने जॉब करना, और उसके द्वारा एक रेवेन्यू या एक सैलरी या रेवेन्यू अर्न करना, अपना खुद की सैलरी। और जब ये कंपनी ऑपरेट करती है इंडिया में, जो इनका खुद का अर्निंग है, इससे करीब करीब 40% कॉर्पोरेट टैक्स था भारत का, इसमें 40% टैक्स के रूप में देता, तो इससे इंडिया की इकोनॉमी का विकास होता है या ग्रोथ होता है। लेकिन इन जो कंपनी से उनका सीधा संबंध समाज के सामाजिक का इश्यूज पे नहीं है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज है, आईएएस पीसीएस है, जैसे कहते हैं पीएम सीएम एंड डीएम, ये कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सर्वेंट है, जिनका इतना ज्यादा सीधा संबंध है जो समाज से, वो संबंध नहीं है आपका जो है किसी जो है आईटी कंपनी का जो एम्प्लॉयज है उनका, ठीक है। तो जो मैं बात कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट सर्विस का कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट का जो जो बैकग्राउंड है वो है पावर से। मतलब एक आप जो जैसे सुंदर पिचाई जी का बात होता है गूगल में, सत्या नडेला का,
जो उतना जितना वो पैसा कमा सकते हैं, आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर भी इतना उससे बहुत कम सैलरी कहते हो कि आर्मी का, पुलिस का, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका जो सैलरी वो पे कमीशन के थ्रू आता है। उनका सैलरी किसी मार्केट ओरिएंटेड जॉब पे नहीं है कि आपने एक बड़ा कंपनी खोल लिया उससे इतना पैसा कमा लिया, ठीक है। तो ये है, जैसे पुलिस है तो जैसे डिफेंस फोर्स था ब्रिटिश टाइम पे, वैसे पुलिस और आर्मी को मैं तुलना कर रहा हूँ। फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आपका जो है ये रैपिड एक्शन फोर्स, तो ये सारे पैरामिलिट्री फोर्स है। एक तो आर्मी है जो आखिरी सबसे बड़ी ताकत है इंडिया में, और एक आपकी जो ये है आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और रैपिड एक्शन फोर्स, ये पैरामिलिट्री या सेमी आर्मी कह लीजिए। और पुलिस जो है, पुलिस भी एक फोर्स है, लेकिन पुलिस के ऊपर पाबंदी है कि पुलिस को सिविलियन गवर्नमेंट, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो कि जुडिशियरी, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे जैसे कभी भी बहुत भयानक किसी स्टेट में प्रॉब्लम मुझे पंजाब में 84 में आपका आतंकवाद था, तब जो आर्मी को अमृतसर भेजा गया या अब आर्मी को भेजा गया, तो वहां पर आर्मी को ने पंजाब को टेक ओवर कर लिया। और जब आर्मी ऐसे टेक ओवर करती है किसी स्टेट को या किसी उसमें, तो जुडिशियरी का और जो सिविलियन गवर्नमेंट का रोल है बिल्कुल जीरो हो जाता है, फिर आर्मी का ही वहां रोल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आर्मी में फर्क है और पुलिस में। तो पुलिस का जो डिफेंस फोर्स, पुलिस का जो फोर्स है, जो इंडियन जो पुलिस फोर्स है, उसको इलेक्टेड गवर्नमेंट और आपकी जुडिशियरी के विद इन या जुडिशियरी के फ्रेमवर्क में काम करना है। पुलिस आर्मी की तरह या आप इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंट का आर्मी को जैसे दिल्ली के पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती, किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई आर्मी पे कोई उनका कोई से या कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो मैं ये फाइनली कहता हूं, और समय आप लोग का थोड़ा इसमें इमोशन हो गया था मेरा, कि जो गवर्नमेंट सर्विस है उसका कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। जैसे आपका की आर्मी है, डिफेंस, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, डिफेंस फोर्सेस अल्टीमेट फोर्सेस होती है एक देश के लिए। आपके पास टैंक है, मिसाइल है, आर्टिलरी है, डिफेंस फोर्सेस के पास, उसके पास आपके गन है, आपके पास ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। जो फिर उसका पैरामिलिट्री हो गई, जैसे कि आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, और आपका जो है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है आपका, फिर आपका जो रैपिड एक्शन फोर्स है, पीएसी है यूपी का, देख लीजिए। ये आपका जो है ये आपका कोस्ट गार्ड फोर्सेस हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। पैरामिलिट्री फोर्स, कोस्ट गार्ड फोर्सेस बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं कि कोस्ट को अपने प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में मैंने सुना है, ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखें, रैफ, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, तो ये सारे जो फोर्सेस, इसको आप पैरामिलिट्री तो नहीं, पैरामिलिट्री या सेमी मिलिट्री कह सकते हैं, मतलब कि जो इसको हिंदी में अर्ध सैनिक बल कहते हैं, ठीक है। तो एक तो फुल मिलिट्री हुई जो कि आर्मी है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, अर्ध सैनिक बल जो पैरामिलिट्री कह लीजिए या सेमी मिलिट्री कह लीजिए। और एक ये तो ठीक है, लेकिन जैसे आपका मैंने पंजाब का एग्जांपल दिया 84 में, फिर कश्मीर में स्पेशल मिलिट्री पावर था, मणिपुर में स्पेशल मिलिट्री पावर था। लेकिन जब आपका जैसे पुलिस की बात आती है, तो पुलिस को वर्क करना पड़ता है विद इन द फ्रेम ऑफ जुडिशियरी एंड द फ्रेम ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब पुलिस का जो वर्क होता है वो जुडिशियरी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के विद इन होता है, उसके फ्रेमवर्क के अनुसार होता है पुलिस का वर्क। पुलिस इलेक्टेड गवर्नमेंट और जुडिशियरी को सुपरसीड नहीं कर सकती। उसके उसके जो पुलिस, जुडिशियरी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, पुलिस का जो वर्क है। तो पुलिस, इसलिए इसको सिविलियन पुलिस कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये एक फंडामेंटल चीज है, ठीक है। तो उस ब्रिटिश टाइम पे इसको डिफेंस फोर्स कहते हैं, इसको पुलिस फोर्स कहते हैं। जो पुलिस फोर्स है, सिविल सर्विसेज है, डिफेंस फोर्सेस है, तो ये सारी चीज अगर एक स्टेट की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की, तो पुलिस फोर्स प्लस सिविल सर्विसेज ये पावर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लेकिन जो 91 के बाद जो रिफॉर्म हुआ भारतीय इकोनॉमी में, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी इकोनॉमी को। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो सकता है जो भारत की, और जब कैपिटलिज्म, अमेरिका जब सुप्रीम पावर बना वर्ल्ड का, तो पैसा ही ताकत है आपका, मनी इज पावर, पावर इज मनी। तो सीधे तौर पे जो है आपका जो सिविल सर्विस प्लस पुलिस सर्विस विद इन स्टेट, और आर्मी के भी मैं बात, आर्मी को भी ले लीजिए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का फॉलो अप है इंडियन आर्मी। तो जो आपकी पावर का कॉन्सेप्ट है वो आता है आपके सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस से। और जो मॉनिटरी आपका जो ग्रोथ है, जैसे इंडिया का भी 7.5% जीडीपी ग्रोथ है या मॉनिटरी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो आता है आपका कॉर्पोरेट प्लस प्राइवेट सेक्टर से। तो जो संजीव सान्याल जी कह रहे थे, उसको बात को मैं ऐसे कहता हूं कि जब तक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर और कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस फोर्स कह लीजिए, या आपका सिविल सर्विस फोर्स, तो उसको नहीं कहूँगा, सिविल सर्विस कह लीजिए, या फिर आर्मी, तो चलिए एक यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया, जब तक ये कॉन्सेप्ट इस तरह जो भारत में है, आप देख रहे हैं इस तरह है, तब तक जो है हर समय जो है, जैसे किसी आईटी सेक्टर, किसी स्टार्टअप से कंपेयर करेंगे, तो हर समय गवर्नमेंट की जो नौकरियां है
उसको एक ज़्यादा जो तवज्जो कह लीजिए, ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए मिलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है पावर को रिप्रेजेंट करती है। और आईटी सेक्टर मनी को, इकोनॉमी को या आपका आईटी कॉर्पोरेट से तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट या पुलिस और सिविल सर्विस का मैंने आपको कहा, वो उस प्रकार से पावर को नहीं रिप्रेजेंट करते वो जैसे कि आपकी पावर को नहीं रिप्रेजेंट करते जैसे कि आपकी जो है जो है जो आईटी सेक्टर की मैं भी बात कर रहा था या कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो इकोनॉमिक या मॉनेटरी ग्रोथ इन रेफरेंस टू 1991 लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करें, तो वो उस समय जो आपकी आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, 7.5% ग्रोथ है आपकी। लेकिन जो पुलिस है, सिविल सर्विस है, उस पर इलेक्टेड गवर्नमेंट तो होगा ही होगा। आर्मी को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, आर्मी तो देश के लिए, वो किसी स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। तो ये जो पुलिस प्लस सिविल सर्विस है वो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपकी जो आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय समाज में पावर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए गवर्नमेंट सर्विस जो है वो पावर ओरिएंटेड माना जाता है, कॉर्पोरेट सर्विस जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ओरिएंटेड माना जाता है। यही चीज है, तो जो पावर का कॉन्सेप्ट है फंडामेंटली वो कॉन्सेप्ट जो है वही गवर्नमेंट सर्विस को इतनी ज्यादा जो है आपको ग्रेटनेस शो में शो किया जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।